Hello, hello, hello. If I am audible, let me know. Hello, hello, hello. हेलो, क्या मैं ऑडिबल हूँ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या मैं ऑडिबल हूँ और क्या मैं विजिबल हो सकता हूँ? दोनों का जवाब दे दीजिए। इफ आई एम ऑडिबल एंड क्या मैं विजिबल हो सकता हूँ आपके सामने? हो सकता हूँ, बहुत बढ़िया, गुड, थैंक यू। तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज विशाल तिवारी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज लेक्चर नंबर 3 ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार जरा चैट सेक्शन में अपनी बातें मन की जो है वो बता दीजिए। एज यूजुअल क्लास के पहले 2 मिनट हम आपके मन की बात करते हैं, फिर अगले 2 घंटे हम अपने मन की बात आपको बता देते हैं। तो बताइए कैसे आप, कैसे हैं गुरु जी? ओहो बाप रे, इतना भारी भारी वर्ड है गुरु जी। ऐसा तो आजकल ऑनलाइन में होता ही नहीं है भाई। हम क्लास में आई लाइक यू कॉलिंग, क्या पता नहीं, एफ ओ एलन सॉली। तो मैं बस ब्रांड का नाम पता होना चाहिए, ये थोड़ी ना पूछेगा कि एलन सॉली का ब्रांड क्या है या एडिडास का ब्रांड क्या है। तबीयत खराब हो गई तुम्हारी? आए हाय, क्या ही है, क्या इम्यूनिटी है, क्या डॉक्टर बनोगे तुम? खुद की इम्यूनिटी खराब है, डॉक्टर बनने चले, देख रहे हो? चलो, खुद के घर शीशे के हैं और पत्थर नहीं मारते, वैसी वाली कहानी है आपकी। चाचू जी, ओके, चश्मा लगाओ, चश्मा ही तो लगाए हैं हम। हाय टॉम, टॉम क्रूज, यस। ये देखो, ये मॉडर्न जमाने का स्टूडेंट है, ये सीधा बोलता हाय वीटी, हाउ आर यू। अभी कल को मैं ये नहीं कर हाय विशाल, ऐसा नहीं कहने लगे, मतलब अभी आई डोंट नो जमाना कैसा आने वाला है, पर ठीक है। तो हाँ ये देखो लिख तो रहे हैं सब, हाय वीटी भाई, जरा देखना, देखो जरा, है ना, उम्र से अपनी ज्यादा के काम कर रहे हैं सब। चलो, तो आइसोमेरिज्म का लास्ट लेक्चर हो चुका है, आई थिंक आपको अपलोड नहीं हुआ होगा, बट वो मेरी तरफ से डन है, ठीक है? तो आज मैं अपलोड उसको फोन करके करा ही दूंगा, ठीक है बच्चों? चलिए, और सब ठीक है? और आपकी फिजिक्स कैसी चल रही है, पढ़ाई फिजिक्स? और आपकी बायो कैसी चल रही है? चलो, केमिस्ट्री में तो मैं हूं ही, मैं संभाला हुआ हूं, थोड़ा उनकी थोड़ा अदर सब्जेक्ट्स में बात कर लेते हैं, थोड़ा अपनी वो निकाल लो, अंदर की मासूमियत निकाल दो बाहर। बढ़ चल रही, फिजिक्स मस्त चल रहा है, बायो मस्त चल रहा है, नाइस नाइस, ओके। तो जैसे मैं करियर पॉइंट पे पढ़ाता था ना सबसे फर्स्ट ईयर में, तो बहुत बच्चा टाइप दिखता भी था, बच्चा टाइप था भी बच्चा, तो समवॉट लाइक वैसा था कि वहां भैया बुलाते थे मुझे, है ना, मतलब सर, बाकी लोगों को सर बुलाते थे जो लोग ओल्ड एज वाले थे, बट मुझे भैया बुलाते थे। तो विशाल भैया, या मेरा मतलब मैं वीटी सर, आप यहां से यूट्यूब से वीटी सर हो गया, मतलब उससे पहले मुझे लोग विशाल भैया बुलाते थे, ठीक है? विशाल भैया केमिस्ट्री वाले सर, केमिस्ट्री वाले भैया। चलिए, कल एक एक्स्ट्रा क्लास मत लेना प्लीज। ओ फाइनली कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, वैसे मैं लगाने वाला था, बट मैं भी मना करूंगा कि एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगेगी। आपकी क्लास लगेगी शाम में, स्मार्ट वन शॉट, पूरा पीरियोडिक टेबल का पूरा एनसीईआरटी और सब कुछ खंगाल के रख देंगे आपको, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। कल शाम में 6 बजे से हम स्टार्ट कर देंगे और 9 साढ़े 9 तक आपको छोड़ देंगे, ठीक है? आप बिलीव नहीं करोगे, नीट के लिए परफेक्ट हो जाएगा, मतलब आप मानो आपका 4 नंबर कल के कल सिक्योर कर दूंगा। उसके बाद पूरे पीरियोडिक टेबल को पूरे नीट तक देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है? तो सारे लोगों का स्वागत है, बस मैं यही कहूंगा कि बेटा आप सब लोग लाइव पढ़ना, ठीक है? क्योंकि आप जब जैसे ही लैग में डालोगे, अगले 7 दिन की बात है, 7 दिन में आपको मैं 60 मार्क्स, 7 डेज 60 मार्क्स की पूरी तैयारी करा रहा हूं। चलो खैर, आते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने आपको हेलो अल्केन हेलो अरीन के 2 लेक्चर ले लिया है, जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन हेलो अरीन हो चुका है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हुआ, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन हेलो अरीन्स हुआ है, देन वी आर गोइंग फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद आज हम केमिकल रिएक्शन में मूव कर जाएंगे, यानी कि SN1 रिएक्शन क्या होते हैं उसकी बात करेंगे, SN2 रिएक्शन क्या होता है उसकी बात करेंगे। आज हमारा फोकस ये रहने वाला है। जब ये हो जाएगा फिर हम E1 E2 की बात करने वाले हैं। बट
SN1 SN2 पढ़ने से पहले आपको बेस की जरूरत है। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, लिविंग ग्रुप क्या है, इन सब की चर्चा भी आज हम करेंगे। तो SN1 SN2 आज का टारगेट लेके चलिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अगले 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम SN1 SN2 पे जाएंगे। अगला लेक्चर जो होगा यानी कि मंडे को ही होगा, कल मैं नहीं लूंगा, तो मंडे को होगा तो आपका इवन E2 खत्म हो जाएगा। एंड वन लास्ट इवन E2 के बाद एक लास्ट लेक्चर और लगता है, यानी कि मंडे को या ट्यूसडे को फाइनली ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जैसा मैंने बोला था 6 लेक्चर, तो ये 5 लेक्चर के अराउंड ही 3, 4, 5 लेक्चर में आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर अगले 6 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट हम चलते हैं यहां पे आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स के यहां चैप्टर पे आ जाओ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है हेलो अल्केन हेलो अरीन की? तो जैसा मैंने बताया था, ये पोलर है कि नॉन पोलर है? हेलो अल्केन हेलो अरीन्स ये पोलर है कि नॉन पोलर है? तो चूंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, चूंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो यहां पे पोलैरिटी आएगी। जहां जहां जिस भी बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो पोलैरिटी आती है। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा कि हेलो एल्केन्स आर पोलर। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी यही आने वाले हैं, हेलो एल्केन्स आर पोलर। अच्छा जी, हेलो एल्केन्स आपके पोलर है, इसका रीजन भी आप दे दोगे कि हेलो एल्केन्स में बेटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, CX बॉन्ड है। अब चूंकि हेलो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस जाएगा डेल माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस जाएगा डेल प्लस। चूंकि बॉन्ड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ये पोलर हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब इनके कलर की बात कर लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स कलर है कि कलरलेस है। अब देखो, अब ये जब प्योर स्टेट में होते हैं, जब इसमें इंप्योरिटी 0 के बराबर होती है, प्योर स्टेट में होते हैं, तो जब ये प्योर है तो ये कलरलेस है। बट जब ये इम्प्योर स्टेट में जाता है, इंप्योरिटी हम ऐड करते हैं। अब इंप्योरिटी ऐड करने का मतलब, हमने उसमें Br2CCl4 डाला, हमने उसमें Br2HNO डाला, हमने उसमें एसिड डाल दिया, तो कुछ हमारी तरफ से जब ऐड नहीं है तो इन प्योर स्टेट इट इज वेरी कलरलेस। बट जैसे इंप्योरिटी ऐड हुई, इट मे गिव राइज टू अ कलर। ठीक हुआ? एल्काइल हैलाइड्स आर, सेकंड पॉइंट जो आने वाला है आपके पास, कलरलेस होता है। तो जब तक ये रिएक्शन में नहीं गया है तब तक तो कोई कलर नहीं है। एल्काइल हैलाइड्स जितने भी हैं आर कलरलेस। ओके, तो एल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। और अगर इसकी रिएक्शन करा दे तो प्योर हो जाएगा कि इंप्योर हो जाएगा? अच्छा, आइए, बट व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट, बट लिखो यहां पे व्हेन, जब हम इसको एक्सपोज करेंगे, बट व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है ना, व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में, व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट एंड, और सनलाइट के साथ साथ ब्रोमीन एंड आयोडीन, या ब्रोमाइड एंड आयोडाइड लिखो, ज्यादा बेटर होगा, I- और Br, ब्रोमाइड / आयोडाइड। तो क्या होगा यहां पे आप देख पा रहे होंगे, अगला फोटो हेलोजिनेशन हो जाएगा, यानी कि Br और I ऐड हो जाएगा। बट व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट एंड ब्रोमाइड आयोडाइड, इट बिकम्स कलरफुल। तो आपके पास क्या है, पहला वाला कलरलेस है, आपके पास क्या हो जाएगा, पहला वाला आपके पास क्या है, कलरलेस है। अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, बट जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रोमाइड आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है? अच्छा, अब आ जाओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि कौन कौन गैस है, कौन कौन लिक्विड है, कौन कौन सॉलिड है, तो अगर आपके पास थर्ड पॉइंट आ रहा है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं है। चलिए, चैट, अरे यार तुम्हारा तो एक अलग ही धंधा चल रहा होता है, चैट सर पहले प्राइवेट करो फिर हम पढ़ेंगे। पढ़ लो भाई, ये सब प्राइवेट और ये सब होता रहता है। आ जाओ, थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, CH3। अगर हम बात करते हैं, मान लो CH3Cl की बात कर लो, फिर हम बात करते हैं अगर मिथाइल ब्रोमाइड की, CH3Cl CH3Br। अगर मिथाइल में जाते हैं, C2H5Cl की बात कर लो, C2H5Cl की, तो ये जो तीनों हैं दे आर गैसेस, ये जो तीनों हैं दे आर गैसेस सिंपली।
ये जो तीनों के तीनों हैं दे आर गैसेस, बट रेस्ट जो है वो सारे कलर्ड है, या सॉलिड वो, बट रेस्ट आर दे आर गैसेस बट रेस्ट आर सॉलिड, दे आर गैसेस बट जो बाकी के हैं दे ऑल आर रेस्ट आर सॉलिड। एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो ये गैसेस हैं, बट इनके बाद के सारी की सारी सॉलिड में आ जाएंगे, सॉलिड और कुछ उसमें लिक्विड भी होंगे। बट इसमें कौन लिक्विड होगा कौन सॉलिड होगा वो छोड़ दीजिए। जैसे 2 कार्बन तक का क्लोरीन आपका क्या हो गया, गैस हो गया, बट अगर आप 4 या 5 कार्बन तक जाते हो तो वो लिक्विड रहता है, अदरवाइज वो सॉलिड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक एनसीईआरटी में पॉइंट है, 4th पॉइंट, कि आपको अगर मैं पूछूं बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन, अगर मैं पूछता हूं बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन अल्काइल हैलाइड और एल्केन में, मान लो आपके पास 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड है, मान लो C2H5Cl है, 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, और 2 कार्बन का ही एल्केन है यानी कि C2H6 है, यानी कि आपके पास इथेन है। तो 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड है, 2 कार्बन का एल्केन है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, अल्काइल हैलाइड या एल्केन का? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, अल्काइल हैलाइड या एल्केन का? तो अल्काइल हैलाइड्स सिंस ये पोलर होते हैं, सो पोलर हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे एक अल्काइल हैलाइड दूसरे अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल से। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो दे हैव अ हायर बॉइलिंग पॉइंट। अल्काइल हैलाइड्स पोलर हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। एल्केन के बारे में जब मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ा रहा था तो बताया था कि दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है, कार्बन हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट 0 होती है, तो दे आर नॉन पोलर। तो पोलर वाले चार्ज हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो ये डाइपोल है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और ये नॉन पोलर है तो लंदन फोर्स है। तो डाइपोल डाइपोल में ज्यादा होता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में कम हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको ऐसा रखो, चूंकि ये पोलर है तो यहां पे आपके पास फाइनली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है। बट इस वाले केस में चूंकि ये नॉन पोलर है तो यहां पे आपके पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस लग रहा होता है, ठीक है। तो हियर इट कम्स लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम मन में डाउट नहीं होगा। चलो एक और अगर मैं बात करता हूं बॉइलिंग पॉइंट में, इफ आई एम टॉकिंग फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ओनली, अगर मान लो आपके पास अल्काइल आयोडाइड है, अगर आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड है RBr, अगर आपके पास अल्काइल क्लोराइड है RCl, अगर आपके पास अल्काइल फ्लोराइड है RF, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी? यहां भी वी आर टॉकिंग ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ओनली। अब बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको तो पता ही होगा कि सर बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिक्यूलर वेट। अब यहां किसका मोलिक्यूलर वेट ज्यादा है, फ्लोरीन का या क्लोरीन मोलिक्यूल या आयोडीन या ब्रोमीन, किसका ज्यादा है? तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते मोलिक्यूलर वेट बढ़ता है, और मोलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो गया। बोलो, जितना ज्यादा डाइपोल है, डाइपोल तो सब में ठीक हो गया, बट मोलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। चलो अगर मैं आपसे पूछता हूं एक और ऑर्डर कि सर अगर डेंसिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में डेंसिटी का ऑर्डर दिया है, इन्हीं का किसका ज्यादा होगा, आयोडीन वाले का, आयोडाइड का होगा ज्यादा या फ्लोराइड का ज्यादा होगा? डेंसिटी किसके ज्यादा होगा, आयोडाइड वालों का ज्यादा होगा या ब्रोमाइड वालों का ज्यादा होगा या क्लोराइड वालों का ज्यादा होने वाला है या फिर फ्लोराइड वालों का? तो मैंने डेंसिटी के बारे में बताया हुआ है कि 9th क्लास में हमने पढ़ के आए होंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कहने का मतलब है डेंसिटी मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर डेंसिटी मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा मास है ज्यादा डेंसिटी होगा, यहां तक नो डाउट, कोई भी 0% डाउट के साथ चलना है अपन सब लोगों को। डेंसिटी हो गया, चलो क्लियर है। चलो अब आते हैं आपके पास कि सर डेंसिटी RI और RBr की डेंसिटी जो होती है इट इज हायर देन वाटर। चूंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, तो RI एंड RBr, ठीक है ना, इसकी डेंसिटी हायर देन वाटर होती है। यानी कि अगर हम ब्रोमाइड और आयोडाइड को पानी में डालते हैं
तो वो सिंक कर जाएगा, यानी कि बॉटम ऑफ द वेसल में पहुंच जाएगा। हमने एक वेसल लिया और उस वेसल में अगर हमने अल्काइल आयोडाइड डाला Ri, तो चूंकि इसकी डेंसिटी आयोडाइड की पानी से ज्यादा है, तो आयोडाइड जो है वो वेसल के डाउन पोर्शन में जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन और क्लोरीन यानी कि फ्लोराइड और क्लोराइड की, तो इसकी डेंसिटी जो होती है वो लोअर देन वाटर होती है, यानी कि अगर फ्लोराइड और क्लोराइड आप करोगे, डालोगे वेसल में, तो वो फ्लोट करेगा अपर सरफेस ऑफ द वाटर पे। यही सही है बेटा, क्लियर है, यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट के लास्ट में कलरफुल होगा। सेकेंड पॉइंट, अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला, हाँ लिख लो ना यार, ये कलरफुल होने वाला है। चलो भाई देख लिया आपकी मर्जी में। और बताओ डेंसिटी तक और कोई, मैं 30 सेकेंड्स रुका हुआ, डेंसिटी तक और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं कि सर हमने डेंसिटी वगैरह देख लिया है, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह देख लिया है, क्या मैं सॉल्युबिलिटी, अगला स्लाइड कर दो, सॉल्युबिलिटी। हमने बॉइलिंग पॉइंट और फिफ्थ वाले में हमने देखा है डेंसिटी, तो इसको मिटा देता हूं। फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा है डेंसिटी, तो लेट्स चेक फॉर द डेंसिटी। सिक्स पॉइंट हमारे पास है डेंसिटी हो गया, डेंसिटी बाद सॉल्युबिलिटी। सिक्स पॉइंट आपके पास आने वाला है सॉल्युबिलिटी। लेट्स गो फॉर द सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी आपका क्या कहना है, ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा या नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा? अल्काइल हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी पोलर सॉल्वेंट में होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट? चूंकि अल्काइल हैलाइड खुद ही पोलर है, तो पोलर में ही सॉल्युबल होगा। और अगर नॉन पोलर है, जैसे एल्केन्स आर नॉन पोलर, तो एल्केन्स नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाके सॉल्युबल हो रहे थे। सिंस अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर, सिंस अल्काइल हैलाइड जितने भी हैं वो पोलर हैं, इसलिए ये सारे के सारे, सो इट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर, चूंकि अल्काइल सॉल्यूट पोलर है, तो सॉल्वेंट में आपका पोलर होना पड़ेगा। चलो, और जैसे पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया वाटर, पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है अल्कोहल, तो ये सारे पोलर सॉल्वेंट्स हैं। चलो अच्छा, अब ये पोलर सॉल्वेंट से दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक हो गया, क्लियर है। सिंस अल्काइल हैलाइड्स आर पोलर, सो इट इज सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। नाइस। अब इसके बाद इसके बारे में लिखा गया है कि सर अल्काइल हैलाइड जो होता है ना, वो स्लाइटली सॉल्युबल है, नॉट मोर सॉल्युबल। अल्काइल हैलाइड अच्छी बात है कि सॉल्युबल है, बट इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, इट इज नॉट हाईली सॉल्युबल, इट इज स्लाइटली। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, और ये सर्शन रीजन बना के दे देगा और आपकी सांसें रुक जाएंगी जब ये क्वेश्चन देखोगे तो। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और इसके बारे में लिखोगे एंड नॉट हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड नॉट हाईली सॉल्युबल इन वाटर। रीजन कोई बता पाएगा व्हाई इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाई इट इज नॉट हेवीली सॉल्युबल या नॉट हाईली सॉल्युबल इन वाटर? जल्दी से बताओ। और फिर हम सेवेंथ पॉइंट, यानी कि पहले इसका आप रीजन सोच के बताओ, फिर हम सेवेंथ पॉइंट आपकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। फ्लोराइड्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ये क्लोराइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है, या ब्रोमाइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है, या आयोडाइड की स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है? किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है? पहले 6 पॉइंट का रीजन बताइए, व्हाई इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड व्हाई नॉट। रेजोनेंस गलत, रेजोनेंस बहुत ही बुरा आंसर है, बहुत ही गलत है। चलो तो आपके पास बता देता हूं, देखो पानी में हाईली सोल्यूबल कौन होता है? वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल है जो वाटर से एच बॉन्ड बना रहा है। जैसे आइस, आइस की टेंडेंसी है वो एच बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वाटर के साथ, ठीक है। आप देखते होगे जो आइसक्रीम की स्टिक है, जो आइसक्रीम आप खाते हो उसकी जो स्टिक होती है वो वुड होती है, तो वो भी क्या होता है ना, उसके अंदर की जो ग्लूकोज है, वो लकड़ी के अंदर का जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या बोलते हैं उसको, वो मॉलिक्यूल, हाँ, तो वो भी एच बॉन्ड बना रहा होता है, इसलिए चिपक जाता है, ठीक है। खैर अब आते हैं यहां पे कि अल्काइल हैलाइड इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड नॉट हाईली सॉल्युबल इन वाटर। रीजन, बिकॉज अल्काइल हैलाइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, बिकॉज अल्काइल हैलाइड्स डू नॉट फॉर्म
हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, वही हाईली सोल्यूबल होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पानी के साथ, वही हाईली सोल्यूबल होगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वाटर के साथ वो सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल नहीं होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि सर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी हो गया, स्टेबिलिटी पे आ जाओ, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। अब मैंने देखा आर का मतलब होता है कार्बन, कार्बन सेकेंड पीरियड का, ये भी सेकेंड पीरियड का है, तो सर ये 2p ओवरलैप बहुत ज्यादा स्टेबल है, दोनों सेम साइज ओवरलैप है, बहुत तगड़ा ओवरलैप है, गुड ओवरलैप, बहुत अच्छा ओवरलैप है, और बहुत अच्छा ओवरलैप होने का मतलब है कि सर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत अच्छा ओवरलैप होने का मतलब है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब कि स्टेबल होने वाला है, अगर बॉन्ड वीक होगा तो वो टूट जाएगा, अनस्टेबल होगा। जैसे यहां पे आओ, आर सीएल की बात करोगे तो यहां पे 2p 3p ओवरलैप है क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का है। यहां पे देखोगे कार्बन तो सेकंड पीरियड का बट ये फोर्थ पीरियड का हो गया, यहां पे देखोगे कार्बन तो सेकंड पीरियड का बट ये फिफ्थ पीरियड का हो गया, तो यहां पे बहुत अच्छा ओवरलैप है, एंड दिस इज बैड ओवरलैप, और ये अच्छा ओवरलैप नहीं है। चूंकि अच्छा ओवरलैप नहीं है तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया कि वीक हो गया, बॉन्ड वीक हो गया, और बॉन्ड अगर वीक है तो सर अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा और आपके पास अनस्टेबल हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देख लो यहां पे कहानी कि आर एफ सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, पूरी रीजन के साथ आपने स्टेबिलिटी को देख लिया है। हो गया ग्लूकोज एंड सेल्यूलोज, बिल्कुल सही है, वुड के अंदर, ठीक हो गया। क्या चेक करना इंपॉर्टेंट क्या है जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने आज की SN1 SN2 E1 E2 में। केमिकल रिएक्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी 7 थी, 7 पॉइंट्स में हमने कवर कर दिया, ठीक है। चलिए स्मार्ट बैच कहां होगा, स्मार्ट वन शॉट यूट्यूब पे होगा बेटा, यूट्यूब पे। व्हाट इज लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ये क्वेश्चन पूछने का बहुत घटिया टाइम हो गया है। कौन है ये, एक बार रुको। हेलो, कौन बोल रहा है? सर मैं टीचर बात कर रही हूँ से। आपसे कल मेरी बात हुई थी, आपने बोला था 5 बजे कॉल करना, बट मैंने किया। हाँ, मैं अभी वैसे तो क्लास में हूँ, मैं बाद में बात कर पाऊंगा 1 बजे के आसपास। चलो, अब क्या होता है ना, क्लास वो साइलेंट कर लो वरना इतने फोन आएंगे ना, देख रहे हो तुम कितना बिजी इंसान हूं मैं। चलो, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाँ, नेक्स्ट अरे यार तुम किसी लड़की का फोन आया है, इसका मतलब क्या होता है, वो वही है, फिर हद हो गई। और अगर कोई होता तो मैं नाम कोई पूछता कि आप कौन हो, नंबर सेव नहीं करने होता क्या? मैं इतना गांव से नहीं हूं आपके जैसे। इधर आओ कि केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड SN1 एंड SN2, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पहले पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, फिर आपको इलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है E1 और E2, और सबसे लास्ट आपको पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल। तो ये 3 पार्ट में हम करेंगे। आज का हमारा ये रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर ये रहेगा और ये रहेगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में ये फिनिश हो जाएगा। तो आइए आज हम SN1 एंड SN2 की बात करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन का जल्दी से चार्ट बना लीजिए। आज हम ये 3 केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं, SN1 एंड SN2, E1 एंड E2 पे फिर एलिमिनेशन पे जाएंगे और फिर सबको कंबाइन करके पढ़ेंगे, SN1 SN2 E1 E2 के कंबाइन वो करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और फिर रिएक्शन विथ मेटल से एंड करेंगे। तो अब SN1 SN2 पढ़ने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। SN1 SN2 पढ़ने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखना है। तो हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक एक करके देखने वाले हम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को वन बाय वन वी विल सी इट। ध्यान से देखना सब लोग। न्यूक्लियोफाइल पहले क्या होता है इसके बारे में बताओ। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? जब मैं जीओसी पढ़ा रहा था तो वहां पे ये सब पढ़ा बढ़ा के लेके आया था। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, जल्दी से बताइए। न्यूक्लियोफाइल क्या है? क्या इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नेगेटिवली चार्ज है या लोन पेयर वाले हैं, क्या है? तो देखो,
न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, इसको डिनोट करते हैं हम NU माइनस से। न्यूक्लियोफाइल को किससे डिनोट करते हैं? NU माइनस। इसका मतलब हमें पता चल गया हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला होगा। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल के बारे में सुनो, ऐसे स्पीशीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, जिसके पास लोन पेयर हो, जो लोन पेयर डोनेट कर सकता हो। नेगेटिव चार्ज भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, लोन पेयर ज्यादा है तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और डोनेट किसको करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स? न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको पहचानने का तरीका बता सकते हो? कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज, कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। या तो नेगेटिव चार्ज हो उसके ऊपर, या तो बच्चों लोन पेयर हो उसके पास। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर दैट स्पीशीज जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच पहचानने का तरीका है कि वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर हो या लोन पेयर हो उसके ऊपर, ठीक है ना? और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको? जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, इट डोनेट्स लोन पेयर टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है? एंड डोनेट्स लोन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। डोनेट्स लोन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज का एक खास नाम होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज यानी कि उसको हम बोलते हैं लेविस एसिड या लुईस एसिड बोलते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, सही है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को वो डोनेट करेगा अपना लोन पेयर। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपके पास ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होता है। हमारे पास जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूं, हमारे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, F माइनस। चलो, न्यूक्लियोफाइल जो होगा क्या होगा? कोई भी अल्काइल हैलाइड पे, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड आपके पास हो सकता है। और ये किस तरह की रिएक्शन देने वाला है? प्लीज सी, किस तरह की रिएक्शन देने वाला है? क्या हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो टेंडेंसी क्या होगी? डोनेट करने की। किसको डोनेट करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो अब सामने कहां इलेक्ट्रॉन की कमी है? तो हियर वी हैव डेल माइनस, हियर वी हैव डेल प्लस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। यहां पे हमारे पास डेल माइनस और ये डेल प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन कम है? क्या ये आदान प्रदान हो जाएगा? क्या लोन पेयर यहां से डोनेट हो जाएगा? क्या यहां अमीर ने एक इलेक्ट्रॉन गरीब को इलेक्ट्रॉन दे दिया? भाई सोसाइटी का भी यही रूल है कि जहां मतलब मान लो अंबानी के पास बहुत पैसे हैं तो वो डोनेट भी करता है, हमें दिखता नहीं है, ठीक है? क्यों? आपके अंदर ईर्ष्या है कि यार अंबानी के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, आप जलते हो, ठीक है? खैर, जनरली यही होता है। तो होता क्या है कि भाई न्यूक्लियोफाइल NU माइनस जिसके पास पैसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? जिसके पास पैसे कम है, इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा, अब कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो जैसे ये NU इसके पास आया तो क्या बोलेगा? X को बाहर भगा देगा। भाई क्या हुआ? NU ने R पे अटैक किया, कार्बन का 5वां बॉन्ड ना बन जाए, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इसलिए ये RX बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर X माइनस रिलीज कर जाता है। तो हाउ द बॉन्ड विल बी फॉर्म? R माइनस ने NU के साथ बॉन्ड बना लिया न्यूक्लियोफाइल के साथ और X माइनस रिलीज हो गया। अब X माइनस जो रिलीज हुआ, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, जिस पर अटैक होता है उसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट या रिएजेंट? जिस पर अटैक होता है उसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट या रिएजेंट? तो बेटा जिस पर अटैक होता है इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो यहां पे जो RX है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, और जो बॉन्ड तोड़ के निकल जाता है उसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। जो बॉन्ड तोड़ के निकल जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? सिंपली लिविंग ग्रुप का, जिसको हम बॉन्ड तो जो तोड़ देते हैं उसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप, सिंपली। तो क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल NU माइनस ने R पे अटैक किया और RNU बॉन्ड बन गया और यही होता है जनरल लाइफ में। यही होता है जनरल लाइफ में। होता क्या है? आप अपने घर के साथ अच्छा बॉन्ड बनाए रहते हो, आप अपने भाई बहन के साथ अच्छे बॉन्ड में हो,
आप अपने मम्मी पापा के साथ बड़े अच्छे बॉन्ड में हो, लेकिन अब कोई बाहरी नया इंसान आपको दिख जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। भाई जिसके पास, आप तभी जाते हो, देखो आप किसी को क्यों पसंद करते हो, या तो उसके पास वो बहुत खूबसूरत हो, ठीक है, या स्मार्ट हो, लड़कियों के लिए स्मार्ट हो, या तो वो बहुत अमीर हो, ठीक है, लड़कियां बहुत रिलेट की, या तो वो बहुत अमीर हो, बहुत पैसे वाला हो, या तो वो बहुत पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो। कोई ना कोई क्वालिटी आप देखते हो और क्वालिटी ही इंसान को अट्रैक्ट कराती है, ठीक है, या तो स्मार्ट हो, हैंडसम हो, देखने में अच्छा हो, पैसे ज्यादा हो, या कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, या बहुत इनोवेटिव हो, या बहुत आर्टिस्टिक हो, कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो क्या होगा, इस Nu माइनस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये क्वालिटी है। तो पहले से जो बॉन्ड बना था, अब क्या करते हो, अब आपको लगता है नहीं यही दुनिया है, यही संसार है, यही सब कुछ है, तो ये बॉन्ड बन गया, और जो घर वालों वाला बॉन्ड था वो टूट जाता है, वो वीक हो जाता है, वो वहां पे आप फोन करना बंद कर देते हो, वहां पे आप अब सारा का सारा जिंदगी फोकस यहां चली आती है। तो कहने का मतलब यही है कि ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड द न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, यही ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर है। चलो, अब इसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया, क्योंकि हुआ क्या है सर, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, एक्स माइनस भी क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है। तो नए न्यूक्लियोफाइल ने पुराने न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, इसी को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द न्यू न्यूक्लियोफाइल, या फिर कहो द आउटर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द ओल्डर न्यूक्लियोफाइल, या फिर द आउटर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, और इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसी भी तरह से अगर आपका मैं बेस बना रहा हूं, बहुत लो लेवल पे पढ़ा के लेके चलूंगा, बहुत लो लेवल से उठाता हूं। तो व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि द आउटर न्यूक्लियोफाइल, या फिर द न्यू न्यूक्लियोफाइल, द आउटर न्यूक्लियोफाइल, जो आपका पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल है, द आउटर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस, जो आपका पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल है, द आउटर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस, जो बाहर वाला पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल है, रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, द आउटर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल, the outer nucleophile replaces the existing nucleophile, जो आपका आउटर न्यूक्लियोफाइल है वो रिप्लेस करता है एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को, एंड इट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अब इसका थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म समझो कि सर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ध्यान देना सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले मेन रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ध्यान देना, मेन रिएक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, और उसके नीचे हमने लगा दिया एन, यानी कि दिखा रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN, ठीक है। अभी हम आगे जाएंगे तब पता लगेगा SN1 क्या है, SN2 क्या है, वो ऑर्डर को डिनोट करता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को डिनोट। आपने पढ़ा होगा ना काइनेटिक्स के अंदर की ऑर्डर, मोलिकुलरिटी, तो वही यहां पे पढ़ना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन वो भी न्यूक्लियोफिलिक, और कैसे होता है, तो बाहरी न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को बॉन्ड हटा देता है या रिमूव कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है, इसी को कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे नया आ जाएगा, व्हाट इज सबस्ट्रेट, कुछ डेफिनेशन, व्हाट इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के बारे में क्या ख्याल है, आपने क्या सुना हुआ है सबस्ट्रेट के बारे में, तो वैसा स्पेसीज जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, the species on which nucleophile attacks, सिंपल हो गया, species on which nucleophile attacks, species जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसको हम बोल देते हैं आपके पास इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। The species on which nucleophile attacks is called substrate, क्लियर। आज हम लिविंग ग्रुप की बात करते हैं, व्हाट इज लिविंग ग्रुप, जो हमने यहां लिखा व्हाट इज लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के बारे में क्या ख्याल है,
किसी को कोई आइडिया है तो लिविंग ग्रुप के बारे में बताए, मैं तो बताऊंगा ही। 30 सेकेंड्स लेते हैं और फिर आप लोगों से थोड़ा डिस्कशन करते हैं। लेट्स मेक इट वेरी इंटरैक्टिव। चलो बताओ जल्दी से बताओ कि क्या होगा, लिविंग ग्रुप कौन होता है। तो ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज, चलो ठीक है नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, वो लिविंग ग्रुप है, दिख गया आपको। दिस इज एलजी, दिस इज लिविंग ग्रुप, एलजी लिविंग ग्रुप। चलो वो लिविंग ग्रुप कौन होते होंगे? नेगेटिव चार्ज है, चलो ठीक है, जो रिप्लेस हो जाए, चलो हाँ ठीक है, वो तो बात ठीक है। बट टेक्निकल टर्म्स में लिविंग ग्रुप क्या होता है? आ जाओ। टेक्निकल टर्म्स में जो लिविंग ग्रुप होता है वो ऐसे होता है, नेगेटिवली चार्ज स्टेबल अनायन। ध्यान दो, ये बॉन्ड टूटने के बाद स्टेबल बनना चाहिए। ये जो एनायन बन रहा है वो अगर स्टेबल नहीं बनेगा तो बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो नेगेटिवली चार्ज स्टेबल अनायन पहले होना चाहिए, या फिर आप इसको ऐसे बोल दो, वो वीक बेस होना चाहिए। लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? वीक बेस होना चाहिए। नेगेटिवली चार्ज स्टेबल अनायन और वीक बेसिस। व्हाट इज लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप क्या होते हैं? तो ऐसे नेगेटिवली चार्ज स्टेबल अनायन होने चाहिए, और अगर वो स्टेबल है तो डोनेट नहीं करेगा, डोनेट नहीं करेगा तो वीक बेस हो गया। तो बेसिकली वो हो गया नेगेटिव चार्ज स्टेबल एनायन और वीक बेस। या तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल अनायन हो, ऐसे देख लो, या फिर आप देख लो अगर वो स्टेबल है तो वो डोनेट नहीं करेगा, डोनेट नहीं करेगा तो वीक बेस हो गया। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं, एग्जाम्पल में आपको चमकेगा। जैसे मान लो आपके पास है F माइनस, देन आपके पास है Cl माइनस, फिर आपके पास है Br माइनस, और फिर आपके पास है I माइनस। जरा इसके बारे में बताओ, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, स्टेबल कौन होगा? कैन यू टेल मी कि स्टेबल कौन होगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। अगर नेगेटिव चार्ज को ग्रुप में स्टेबल देखना होता है क्या करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन ए ग्रुप क्या देखते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। बिल्कुल सही है। कई लोग यहां पे कंफ्यूज होते हैं, सर नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल हो जाएगा। अरे ग्रुप की बात हो रही है, नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियड वाले एलिमेंट्स से लगाते हो। जब भी ग्रुप की बात हो, आप नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा बड़े साइज पे होगा उतना स्टेबल होगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल। ये हो गया स्टेबिलिटी। अगर ये स्टेबिलिटी है तो आप मुझे बेस ऑर्डर बता सकते हो, बेस क्या होगा, किस इसमें बेस कौन ज्यादा होगा? अगर ये स्टेबल है तो डोनेट नहीं कर पाएगा, अगर ये स्टेबल है तो डोनेट नहीं कर पाएगा। तो अगर बेस की बात करते हैं तो F माइनस इज अ ग्रेटर बेस, Cl माइनस इज अ वीक बेस, Br माइनस इज लीस्ट बी, लीस्ट तो आपका I माइनस आ गया। तो बेस का ऑर्डर ही हो गया। अगर मैं लिविंग ग्रुप की ऑर्डर की बात पूछ लूं आपसे, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द लिविंग ग्रुप? अब आपको मैं डेफिनेशन पढ़ना है, तुक्का नहीं लगाना, और अभी आंसर नहीं करना, थोड़ा ध्यान से सुनना। लिविंग ग्रुप का क्या ऑर्डर होगा? तो लिविंग ग्रुप कह रहा है नेगेटिवली चार्ज स्टेबल अनायन। या तो आप स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर बोल दो, वही लिविंग ग्रुप का ऑर्डर है, या फिर बेस वीक होगा, मतलब अगर ये वीक बेस है तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। या तो बेस ऑर्डर का उल्टा कर दो, या तो स्टेबिलिटी का सेम ऑर्डर कर दो, लिविंग ग्रुप हो जाएगा, या तो बेस का उल्टा ऑर्डर कर दो तो आपके पास आ जाएगा लिविंग ग्रुप। तो दोनों से ही सेम आंसर आएगा। आप देखो, स्टेबिलिटी से और का सेम ऑर्डर और बेस का उल्टा ऑर्डर, दोनों में लिविंग ग्रुप सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए डेफिनेशन में दोनों लिखवाया है। आप किसी भी एक तरीके से करेंगे आपका आंसर आ जाने वाला है। तो अगर मान लो अब मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे मैं दे रहा हूं RF, एक बार दे रहा हूं RCl, एक बार दे रहा हूं RBr, एक बार दे रहा हूं RI, कहां रिएक्शन तेजी से होगा? भाई अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, एक बार RF है, RCl है, RBr है, RI है, कहां रिएक्शन ज्यादा अच्छा होगा? भाई जो आसानी से लीव कर जाएगा वो रिएक्शन अच्छा होगा। जिसका लिविंग ग्रुप अच्छा होगा वो आसानी से लीव कर जाएगा, आसानी से न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना लेगा। जिसका लिविंग ग्रुप खराब है, ये छोड़ ही नहीं रहा, ये बॉन्ड ही नहीं तोड़ रहा, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो देखो यहां पे लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है? तो लिविंग ग्रुप सर आपके पास I माइनस अच्छा है, यानी कि RI बॉन्ड वीक है। भाई ये भी देखो ना, RI है, बॉन्ड वीक है, आसानी से टूट जाएगा, लिविंग ग्रुप अच्छा है। जो आसानी से टूट के अलग हो जाए वो लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, और वो अच्छा रिएक्शन, जल्दी फास्ट रिएक्शन दे देगा। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। बोलो राकीब बेटा क्या चेक करना है? RI का सबसे ज्यादा होगा, जिसका लिविंग ग्रुप अच्छा है उसका रिएक्शन फास्ट होगा। चलिए अब लिविंग ग्रुप के बाद
ये जो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती हैं ये सब के सब बेटा सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती हैं। जो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, एसएन रिएक्शन कोई भी, चाहे वो SN1 आगे पड़े चाहे वो SN2 आगे पड़े, वो दोनों के दोनों। अच्छा, अगर आप जेई में होते तो आपको SNI भी पढ़ना है। IIT के बच्चों को SNI भी पढ़ना होता है, इंट्रामोलिक्यूलर। फिर वहां पढ़ना होता है SNNGP। तो SN में ऐसा मत समझना कि दो ही है, SN1 SN2, आपके सिलेबस में दो है। SNI भी है, SNNGP भी है, SNEI भी है, वो बहुत एडवांस वाले लेवल पे हो गया। चलो, तो खैर आपके सिलेबस में SN1 SN2 है। अब हर रिएक्शन जो होता है वो सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होगा। सॉल्वेंट की थोड़ी चर्चा करेंगे, तो आइए पहले सॉल्वेंट के बारे में लिख लेते हैं। सॉल्वेंट्स, आपको सॉल्वेंट्स कितने तरह के पता है? आपको सॉल्वेंट कितने तरह के बारे में पता है? तो सर आपके पास होगा कि यार मेरे पास ना दो सॉल्वेंट पता है, एक पोलर होता है एक नॉन पोलर होता है। आप यही कहोगे। चलो, अब मुझे बताओ कि अल्काइल हैलाइड के लिए सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए नॉन पोलर होना चाहिए? अल्काइल हैलाइड में किस टाइप का सॉल्वेंट लेंगे? तो ये बात तो क्लियर है कि सर अल्काइल हैलाइड अगर है तो पोलर सॉल्वेंट ही हमको लेना पड़ेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो अल्काइल हैलाइड है, पोलर सॉल्वेंट हमें लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो अल्काइल हैलाइड पोलर सॉल्वेंट में आपके पास ये रिएक्शन करता है, पोलर सॉल्वेंट में आपके पास ये रिएक्शन करता है। बढ़िया हो गया। अल्काइल हैलाइड्स पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन करता है। चलो अब आ जाओ सॉल्वेंट में। सो सॉल्वेंट आपके पास दो तरीके से होता है। अब होगा तो पोलर सॉल्वेंट ही। भाई ये देख लेना कि अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट नहीं होगा। इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड आप लोगे पोलर, नॉन पोलर की बात ही नहीं कर पाओगे। नॉन पोलर में रिएक्शन होगा ही नहीं। लेकिन पोलर सॉल्वेंट भी दो तरीके का होता है। पोलर सॉल्वेंट भी दो तरीके का होता है। एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट भी दो तरीके का होता है। एक होता है आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, द फर्स्ट वन इज पोलर प्रोटिक। अब इसका मतलब क्या है? पोलर प्रोटिक क्या होता है बताता हूं अभी। और दूसरा आपके पास है पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्या है, पोलर एप्रोटिक क्या है, पहले उसके बारे में समझते हैं। पहले हम SN1 SN2 से पहले बेस बना रहे हैं, उसके बाद हम मूव कर पाएंगे। तो आइए पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक की दोनों की डिस्कशन कर लेते हैं। पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक क्या है? वैसा सॉल्वेंट, ध्यान दो, वैसा पोलर सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, वो पोलर प्रोटिक होता है। ध्यान से समझो, पोलर वो भी प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब जो H+ डोनेट कर पाए। प्रोटिक का सीधा मतलब होता है विच कैन डोनेट H+, जो आसानी से H+ डोनेट कर पाए। अच्छा, पोलर है तो चार्ज है तो H+ डोनेट कर सकता है, लेकिन वही H+ डोनेट कर पाएगा ना जहां H+ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है। पोलर प्रोटिक का मतलब हो गया हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पोलर प्रोटिक का मतलब हो गया हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है और इसी को हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। हाइड्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है और इसी को हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। बोलो हाँ या ना? हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू मोर। जैसे मान लो आपके पास क्या हो गया, HOH। HOH हो गया आपके पास, दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। HOH, दिस इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फिर आपके सामने क्या हो गया, ROH। ये पोलर तो है ही, प्रोटिक और है क्योंकि हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है। जैसे मान लो आपके पास PHOH है, या अगेन आपके सामने क्या हो गया, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे हम और क्या ले लें, RNH2 ले लो, यहां भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है और ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूं HF मॉलिक्यूल के बारे में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हाइड्रोजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हाइड्रोजन जब तक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, आप कहीं भी लिख सकते हो। जैसे मान लो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, तो यहां भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, ये भी पोलर सॉल्वेंट है। अगर आपने RC डबल बॉन्ड ONH2 ले लिया, तो ये भी आपका हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है।
और हाइड्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड नहीं है तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, विच कैन नॉट डोनेट H+. ठीक है, विच कैन डोनेट H+ इज पोलर प्रोटिक, विच कैन नॉट डोनेट H+, जो वो हो गया पोलर एप्रोटिक. इसके बारे में समझते हैं. विच कैन नॉट उल्टा हो जाएगा उसका, विच कैन नॉट डोनेट H+. ओके, और कहां H+ डोनेट नहीं हो सकता है? तो जहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड नहीं है वहां पे डोनेट नहीं हो पाएगा. सिंपल सा आंसर है कि जहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है वहां H+ डोनेट हो पाएगा. जहां हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड ही नहीं है तो H+ डोनेट कर ही नहीं पाएगा. तो यहां पे आ गया हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. एकदम सही है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आता है DMSO. अब ये DMSO क्या है बता रहा हूं. फिर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आता है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास आता है HMPA, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड. अभी बताऊंगा. ठीक है, जैसे HMPA के बाद आपके पास हो जाने वाला है डाइमिथाइल एसिटामाइड, DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड. ठीक है, चलो अब इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं. चलो, नाइस. अब DMSO क्या होता है? तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMSO? DMSO इज सिंपली डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड. DMSO इज सिंपली डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड. ठीक हो गया. डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड विल बी द आंसर. डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड क्या हो जाएगा डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड में? व्हाट इज डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड? तो देखो, सल्फर और ऑक्साइड का बॉन्ड बनेगा S डबल बॉन्ड हो. इसमें डाइमिथाइल है तो एक मिथाइल इधर है और एक मिथाइल आपके पास राइट हैंड साइड में, तो दिस इज डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड. व्हाट इज DMF? DMF आपके सामने है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. व्हाट इज DMF? DMF is simply dimethyl formamide. Dimethyl formamide is DMF. अब डाइमिथाइल फॉर्मामाइड कैसा होता है? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, पहले फॉर्मामाइड बनाओ तो क्या होता है? HC डबल बॉन्ड O NH2 इज फॉर्मामाइड. ये हो गया फॉर्मामाइड. ठीक है, तो क्या होगा आपके पास? दोनों हाइड्रोजन हटा दो और डाइमिथाइल लगा दो. दोनों हाइड्रोजन हटा के अगर हमने डाइमिथाइल लगाया तो दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मामाइड. नेक्स्ट विल गो फॉर डाइमिथाइल एसिटामाइड. नेक्स्ट विल गो फॉर डाइमिथाइल एसिटामाइड. डाइमिथाइल एसिटामाइड. अब आ जाओ, तो सबसे पहले आप एसिटामाइड बनाओ. एसिटामाइड आपके पास क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड O NH2. दिस इज एसिटामाइड. अब दो हाइड्रोजन हटा के डाइमिथाइल लगा दो, दो हाइड्रोजन हटा के डाइमिथाइल लगा दो, तो डाइमिथाइल एसिटामाइड विल बी द आंसर. डाइमिथाइल एसिटामाइड हुआ. DMG, अरे बेटा DMG नहीं होगा यार, यहां पे इनऑर्गेनिक थोड़ी चल रहा है. इनऑर्गेनिक थोड़ी चल रहा है. चलो अब आ जाओ. HMPA, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड. HMPA इज हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड. हेक्सामिथाइल and then it is phosphoramide. हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड आपके पास आ गया. आ जाओ हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड की बात करते हैं. फॉस्फोरामाइड इज P डबल बॉन्ड O और फिर आ जाएगा आपके पास NH2. दिस इज वन अमाइड, दिस इज सेकेंड अमाइड इज NH2 एंड द थर्ड अमाइड अगेन इट इज NH2. तो हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड ये हो गया. अब दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के यहां से हटा दो फॉस्फोरामाइड, दोनों हाइड्रोजन हटा दो फॉस्फोरामाइड, दोनों हाइड्रोजन यहां से हटा दो तो फॉस्फोरामाइड. तो सारे हाइड्रोजन हटा दिए. अब क्या करोगे? दोनों हाइड्रोजन हटा के दो मिथाइल ग्रुप लगा लो. दोनों हाइड्रोजन हटा के एक CH3 यहां पे, एक CH3 यहां पे, एक CH3 यहां पे, एक CH3 यहां पे, तो हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड आपके पास आ जाएगा. तो वन CH3 इज दिस साइड, अदर CH3 इज दिस साइड. दिस इज हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड. DMA हो जाएगा, फिर DMSO हो जाएगा. इस सब में एक खास का बात है कि हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. बहुत कॉमन पॉइंट है जो सब में है. ये चार ही हैं आपके पोलर एप्रोटिक. तो अगर ये सॉल्वेंट लिखा है क्वेश्चन में,
मतलब पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन लिखा है जहां पे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो मैंने आपको उसके बारे में बताया, सॉल्वेंट के बारे में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो दोनों पोलर ही, डिफरेंस तो टेक्निकल टर्म्स में समझ आया, बट वैसे क्या है तो देखो, पोलर प्रोटिक और पोलर ए प्रोटिक की जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, वहां से होता है कि पोलर प्रोटिक, अब देखो H प्लस और माइनस दोनों में टूट जाता है भाई, H प्लस और माइनस दोनों में टूट पाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है तो H प्लस चारों तरफ से घेर लेगा, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको जो OH माइनस है वो चारों तरफ से घेरेगा। ध्यान दो, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जोड़ा है तो प्लस भी टूटेगा माइनस भी टूटेगा, यानी कि अगर रिएक्शन में नेगेटिव चार्ज बन रहा है उसको भी घेर सकता है H प्लस से, और अगर रिएक्शन में पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो उसको भी घेर सकता है माइनस से। ये बहुत अच्छे से सॉल्वेशन कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं SN1 पढ़ाऊंगा वहां समझ आएगा। तो अभी आप नोट डाउन कर लीजिए, डेफिनेशन के तौर पे बेस अभी क्रिएट हो रहा है, फिर जब SN1 स्टार्ट करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। लेकिन इसके बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दीजिए कि सर ये क्या होता है कि चूंकि ये प्लस और माइनस दोनों में टूट सकता है तो ये प्लस को भी घेर सकता है, तो इट सॉल्वेट्स बोथ केटाइन एंड एनायन। ये केटाइन को भी सॉल्वेट करता है और एनायन को भी सॉल्वेट करता है, इट सॉल्वेट्स बोथ केटाइन एंड एनायन। केटाइन को भी घेरता है, एनायन को भी घेरता है, दोनों को सॉल्वेशन करता है। लेकिन इसके बारे में जाओगे तो सर ये H प्लस तो देगा नहीं, क्या ये H प्लस देगा? नहीं देगा। लेकिन ये देखो तो इसका माइनस तो यहां पे दिख रहा है, O पर माइनस दिख रहा होगा, भले ही H प्लस नहीं है बट माइनस तो है ही। तो माइनस जो है तो केटाइन को घेर सकता है, माइनस जो है वो केटाइन को तो घेर सकता है, तो इट सॉल्वेट्स ओनली केटाइन एंड नॉट एनायन। पोलर ए प्रोटिक की खास बात है, जैसे आपने यहां लिखा ना, यहां पे लिख लो, इट पोलर ए प्रोटिक की खास बात है कि इट सॉल्वेट्स ओनली केटाइन। ये केवल और केवल केटाइन को सॉल्वेट कर सकता है एंड नॉट एनायन को सॉल्वेट नहीं कर सकता है। बोलो हां या ना, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर रिएक्शन में ये वाला सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का काम होता है घेरना, है ना, केटाइन और एनायन को घेरना। अगर इसके पास प्लस और माइनस दोनों में टूट रहा है तो प्लस वाला जो है वो एनायन को घेरेगा और जो माइनस वाला पार्ट है वो केटाइन को घेरेगा, तो दोनों को घेरेगा। बट यहां जो है ये केवल और केवल एनायन को घेरता है, O माइनस को घेरता है। समझ में आ गया है? क्लियर है? हाँ या ना? चलो अब आते हैं कि सर आपने सॉल्वेंट पढ़ लिया, आपने लिविंग ग्रुप बच्चों पढ़ लिया, देन विल गो फॉर कि सर न्यूक्लियोफाइल कौन ज्यादा अच्छा होगा। ऐसे क्या होगा, रिएक्शन में दे देगा 5-4 न्यूक्लियोफाइल दे देगा, बोलेगा सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कहां होगा, तो जो सबसे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जो बहुत अच्छे से लून पे डोनेट कर सकता है, वो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। तो आओ अब कंपेयर करते हैं, अभी बेस ही बन रहा है, अभी भी बेस बन रहा है। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज, पहले अपने सॉल्वेंट ऑल्वेंट पढ़ लिया, लिविंग ग्रुप पढ़ लिया, अब आ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ लिविंग ग्रुप, नॉट लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है, आइए एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आ जाओ, मान लो आपके पास एक न्यूट्रल स्पेशी है, ठीक है, एक न्यूट्रल स्पेशीज है, और मान लो एक आपके पास नेगेटिवली चार्ज स्पेसी है। मान लो आपके पास, जैसे मान लो आपके पास एक R माइनस है सिंपली, और जो दूसरा वाला है वो R है। कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? तो हमेशा न्यूट्रल, दोनों सेम है बट यहां पे बस चार्ज डिफरेंस है। तो चूंकि यहां पे चार्ज ज्यादा है, इन दिस केस चार्ज ज्यादा है तो डोनेट ज्यादा कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल ज्यादा है, R माइनस, बिल्कुल सही है। तो कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ में आपके पास सबसे पहला यही होने वाला है कि नेगेटिवली चार्ज स्पेसी का ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा। नेगेटिवली चार्ज स्पेशीज are a stronger nucleophile as compared to neutral species. Negatively charged species are
ए स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीशीज। जल्दी से बोल दो क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बोल दो क्लियर है या नहीं है, समझ में आया? चलो अब लिविंग ग्रुप क्या था, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस? लिविंग ग्रुप था वीक बेस। जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? सर ये ज्यादा डोनेट करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग बेस है बट लिविंग ग्रुप इज अ वीक बेस। कितना खूबसूरत है, एक ही जगह पे पूरा रिएक्शन जो है ना बेसिक नेचर पे चलता है। कितना खूबसूरत है कि लिविंग ग्रुप जो होना चाहिए वो वीक बेस होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियोफाइल डोनेट करने का काम है, यहां तो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक टेंडेंसी। लिख देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं? न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। सिंपली जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, is directly proportional to electron donating tendency। क्लियर है, समझ में आया? देख लो जरा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे पहले नेगेटिव चार्ज की ज्यादा होगी और न्यूट्रल, जैसे मान लो इसको मैं ऐसे लिख दे, थोड़ा सा और आपको अच्छा रहेगा लिखने में। अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है, इफ आई हैव टू कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी नेगेटिव चार्ज वालों की ज्यादा होगी, न्यूट्रल वालों की कम होगी, और बेसिक नेचर जिसका ज्यादा होगा, मोर स्ट्रॉन्ग बेस इज मोर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और जिसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा चीज, सर अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रुप में कंपेयर करना है, मान लो मुझे न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रुप में कंपेयर करना है तो कैसे देखोगे? अगर मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रुप में कंपेयर करना है तो आपके पास बड़ी सिंपल सी कहानी बनेगी कि ग्रुप में आप बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हो भाई? न्यूक्लियोफिलिसिटी, अब सारा का सारा गेम आ गया बेस पे, तो ग्रुप में बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हो? ग्रुप में कौन स्ट्रॉन्ग बेस होता है? छोटा साइज या बड़ा साइज? ग्रुप में कौन स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? अभी अभी देखा था, बेसिक नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, स्मॉल साइज होता है, छोटा साइज। यस, तो अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रुप में देखना है तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जिसका साइज छोटा होगा, या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जिसका साइज बड़ा होगा। इनवर्स रिलेशन हो गया। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी बटे पीरियड में देखना है तो आपको क्या देखना है? न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब आप अंडर मन में क्या सोचोगे? बेसिक स्ट्रेंथ सोचोगे। और पीरियड में बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अच्छे से डोनेट हो पाएगा, अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है डोनेट ही नहीं कर पाएगा, बेस ही कम, बेस नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रुप में साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कोई दिक्कत नहीं है, चलें आगे। हाँ, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछ लेगा लेकिन सॉल्वेंट देके पूछता है। ध्यान दो, फोर्थ वन न्यूक्लियोफिलिसिटी ही पूछा है आपको। क्या पूछा है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ही पूछा है आपको, बट आपसे पूछ रहा है वो पोलर प्रोटिक मीडियम। मान लो सॉल्वेंट उसने मेंशन कर दिया, अब क्या करोगे भाई? एनटीए का मन है, एग्जाम में कैसा ही पूछ सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे डिपेंड करेगा? और अगर मैं आपसे सॉल्वेंट मेंशन कर दूं कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हो तो उसमें कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी वेरी करता है, विल सी। इनवर्सली, अच्छा देखते हैं इसमें देखो, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया, इनकेस अगर आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सिंपल देखना है आपको कि NU माइनस, या फिर सिंपल लिखो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है, NU माइनस की जो पावर है
Nu माइनस की जो पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब एक बार यहां मुझे समझाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। पेन कॉपी नीचे, नजरें बोर्ड पे होनी चाहिए और सब लोगों का फोकस कंसंट्रेशन यहां होना चाहिए। अभी अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिटी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या बवाल है, ये क्या कंफ्यूजन है? और यही एनसीईआरटी तो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक लाइन को समझाने के लिए पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, जो आप गुम हो जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है? तो सॉल्वेंट का काम होता है चारों तरफ से घेर लेना। अगर छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा घेर लेगा, ज्यादा घेर लेगा। लेकिन अगर बड़ा साइज है तो ज्यादा सॉल्वेशन नहीं होता है, सॉल्वेशन साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान दो क्या हुआ, ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये छोटा वालों का ज्यादा सॉल्वेशन हो जाएगा और बड़े वाले का कम सॉल्वेशन होगा। अब जिसका सॉल्वेशन ज्यादा हो गया तो मतलब पानी ने चारों तरफ से बहुत अच्छे से घेर रखा है, मतलब वो डोनेट नहीं करने देगा। मतलब छोटा साइज वालों को ज्यादा घेर रखा है, डोनेट नहीं करने देगा। लेकिन बड़ा साइज है, उसका सॉल्वेशन कमजोर है, और सॉल्वेशन कमजोर है तो वो डोनेट हो सकता है। तो अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ड्यू टू सॉल्वेशन न्यूक्लियोफाइल की जो पावर है वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रीजन, सॉल्वेशन हो जाएगा, छोटे साइज का सॉल्वेशन हो जाएगा। स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एंड सॉल्वेशन इज मोर। क्या खतरनाक कॉन्सेप्ट है, समझ में आया? केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, अब इसमें सॉल्वेशन उतने अच्छे से होता नहीं है, तो ये सिंपली यहां नॉर्मल चलेगा। न्यूक्लियोफाइल पावर जो होता है, यहां सॉल्वेशन उतने अच्छे से होता नहीं है, तो यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल पावर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। द न्यूक्लियोफाइल पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ SN1 SN2 E1 E2। यही लोगों को समझ नहीं आता है और SN1 SN2 पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बिना बेस बनाए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और गुम हो जाता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ड्यू टू सॉल्वेशन, छोटा साइज का ज्यादा सॉल्वेशन हो गया तो छोटा साइज वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं हो पाएगा, लेकिन बड़े साइज वाले का कम सॉल्वेशन हुआ है, देयरफॉर डोनेट कर पाएगा। ठीक हो गया, एकदम बढ़िया से। अब यही है चार जो है न्यूक्लियोफाइल के। सिंपली आपको क्या देखना है, पोलर प्रोटिक है, अगर H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, H कनेक्टेड नहीं है तो बेसिक स्ट्रेंथ जो ऊपर चलते आ रहा है। अगर न्यूक्लियोफाइल नॉर्मल है, कोई सॉल्वेंट नहीं दिया है, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर सॉल्वेंट दिया है तो बस दिस स्टार हैज टू बी मेक, ये VVIP है। चलो इसको मैं एक बार क्वेश्चन में और अप्लाई करके बताता हूं। लेट मी अप्लाई इन द क्वेश्चन। जैसे मान लो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो गया, ये भी हो गया। आइए नेक्स्ट विल गो फॉर, मान लो आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आता है, कंपेयर द कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। आपको कंपेयर करना है इन क्वेश्चंस में। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, कुछ भी मेंशन नहीं है भाई। यहां पे देखो कुछ भी लिखा है, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक, नॉन पोलर प्रोटिक, एप्रोटिक, कुछ भी नहीं लिखा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ग्रुप में साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो साइज की, ये ग्रुप है, ये ग्रुप 17 है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है NU माइनस ग्रुप के अंदर साइज के इनवर्स, अगर सॉल्वेंट मेंशन्ड नहीं है तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिख देता तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता, लेकिन यहां कुछ भी मेंशन नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन का आंसर रिवर्स हो जाएगा अगर वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोल दे तो। अब आप बोलोगे कि सर NU माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा समझो। अब कह रहा हूं ना, फोर्थ पॉइंट जिसको रिपीट कराना है, सब लोग फोकस यहां रखना। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ठीक है, लिख दे रहा है कि सर यहां पे सॉल्वेंट इज वाटर, लिख के दे दिया कि सॉल्वेंट जो होगा बच्चों वो वाटर होने वाला है, सॉल्वेंट इज फ्री। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दे दिया, अब क्या करोगे? अब ध्यान देना, फोर्थ पॉइंट को दोबारा बता रहा हूं। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो हमें पता चल गया कि सर इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो NU माइनस का जो पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। NU माइनस का जो पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा अब आओ,
व्हाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज? सर यहां पे छोटा साइज है फ्लोरीन का, क्लोरीन का बेटा बड़ा साइज हुआ, अच्छा ब्रोमीन का और बड़ा साइज हुआ भाई, आयोडीन का सबसे बड़ा साइज हो गया भाई, वाह। चलो यार, तो आपके पास जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, ओके। अब बताओ, चार्ज छोटे साइज में है डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज यहां बड़े साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां चार्ज और बड़े साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां चार्ज सबसे बड़े साइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज यहां ज्यादा है, जैसे मान लो 1 रुपए 2 लोगों में बांटना है, 1 रुपए 4 लोगों में बांटना है, 1 रुपए है लेकिन 10 लोगों में बांटना है, 1 रुपए 100 लोगों में बांटना है, तो यहां पे जो वैल्यू है वो ज्यादा रहेगी, यहां पे जो चार्ज की वैल्यू वो ज्यादा रहेगी, 50-50 पैसे मिलेंगे, यहां पे 25 पैसे मिलेंगे, यहां पे 10 पैसा मिलेगा, यहां पे 1 पैसा मिलेगा। बात समझना गौर से। तो चार्ज जब छोटे साइज में होता है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है सर, ये बात समझ गया कि चार्ज जो छोटे साइज पे उसकी वैल्यू ज्यादा है, नाइस। अब यहां पे चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, तो जो सॉल्वेंट सॉल्वेशन करेगा इसको वाटर चारों तरफ से घेर लेगा। F माइनस में ध्यान दो, F माइनस में ये साइज छोटा है, चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, तो वाटर इसको ज्यादा घेर लेगा। अच्छा, Cl माइनस थोड़ा सा चार्ज की वैल्यू कम है तो वाटर इसको कम घेर रहा है। Br माइनस चार्ज की वैल्यू और कम हो गई तो वाटर और कम घेर रहा है। I माइनस में चार्ज की वैल्यू और कम हो गई तो वाटर और कम घेर रहा है। क्यों? क्योंकि चार्ज ज्यादा है तो वाटर भी तो अट्रैक्शन हो रहा है, ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा वाटर है। चार्ज कम है, कम वाटर है, और कम है और कम वाटर है, चार्ज सबसे कम है, सबसे कम वाटर है। यही तो पढ़ते थे हम मोबिलिटी और कंडक्टिविटी में, सॉल्वेशन का उल्टा ही तो होता था उसमें। चलो नेक्स्ट। अब इसमें बहुत सारा पानी इसको घेर रखा है, ये डोनेट ही नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां पे कम वाटर मोलिक्यूल घेर रखे तो ये डोनेट हो सकता है, इसलिए I माइनस का ज्यादा हुआ, इसलिए साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। इनपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट छोटे साइज को ज्यादा सॉल्वेशन हो गया तो ये डोनेट कर ही नहीं पा रहा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई। अब आ गया होगा समझ में। एक बार चैट सेक्शन में लिख दो बेटा कि हाँ सर समझ में आ गया, फिर जी हो गया, जल्दी से लिख दो चैट सेक्शन में कि सर मजा आ गया, मजा, हाँ जी मजा आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब आ जाओ जैसे इस क्वेश्चन में, अगर आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं है सॉल्वेंट वॉल्वेंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर कुछ भी मेंशन्ड नहीं है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को लिखता हूं OH माइनस और SH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अब क्या करोगे? OH माइनस एंड SH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, अब क्या करोगे? तो सर अगर सॉल्वेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज आ जाएगा, एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर सॉल्वेंट है तो जैसे मान लो PHO माइनस और PHS माइनस, एक तो नॉर्मल है और फिर PHO माइनस एंड PHS माइनस, अगर आपके पास मान लो अल्कोहल सॉल्वेंट है, इफ द सॉल्वेंट इज अल्कोहल, अब क्या करोगे? इन दैट केस आपको क्या होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिसिटी? अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो देखो ऑक्सीजन है, सल्फर है, ग्रुप का आइटम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो इन दैट केस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। आया समझ में? एकदम मजा आ गया। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आप 2 केस लगा लो, NH3PH3 नॉर्मल केस में है, और अगर आपके पास NH3PH3 है बट इन केस ऑफ मान लो फिनॉल है, अगर फिनॉल सॉल्वेंट ले रहे हैं, इन दैट केस क्या होगा? अगर कुछ भी नहीं है तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया, अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं है साइज के इनवर्सली, बट अगर सॉल्वेंट मेंशन्ड है तो क्या हो जाएगा? साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि छोटे साइज वाले का सॉल्वेशन हो जाएगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ओ नाइस। अब ये तो ठीक है, ये तो आप कर लोगे, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन एंड एट्थ क्वेश्चन। अभी मैं आपका दिमाग की बत्ती जलाने वाला हूं, रेडी हो? दिमाग की बत्ती जलेगी भी। नाइन्थ क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं और मैं लिखता हूं सेम क्वेश्चन, मान लो OH माइनस और SH माइनस है, यही सेम क्वेश्चन लिखता हूं, बट मैं जो सॉल्वेंट दे रहा हूं बेटा वो DMSO दे रहा हूं। लो भाई, नाउ द गेम स्टार्ट्स।
नाउ द गेम स्टार्ट्स। अगर आपके पास 10th क्वेश्चन है और वो कह रहा है F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये ठीक है, कोई बात नहीं है, नॉर कोई भी सॉल्वेंट नहीं है। सिमिलरली आप बताओ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, बट इन केस ऑफ वाटर, चलो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, वो तो 2 रिपीट हो गया। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको ऐसा घुमा दे, दिमाग आपको स्ट्रेस पे लाए, मान लो आपके पास लिखा हुआ है DMA, अब क्या करोगे? डाइमिथाइल एसिटामाइड लिखा हुआ, अब क्या करोगे? साइज सॉल्वेशन को कंसीडर, हां बिल्कुल सही बात, यहां आइए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। OH माइनस SH माइनस नॉर्मल में क्या होगा भाई? नॉर्मल में आ गया साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बहुत बढ़िया। पोलर प्रोटिक में क्या होगा? साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पोलर एप्रोटिक में क्या होता था? बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों में बेस कौन अच्छा है? ऑक्सीजन अच्छा बेस है कि सल्फर? ऑक्सीजन अच्छा बेस है कि सल्फर? सर छोटे साइज पे है, ज्यादा वैल्यू ऑफ द चार्ज है, बड़े साइज पे है, कम वैल्यू है, तो ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा डोनेट होगा। वैसे भी समझो सर, नेगेटिव चार्ज बड़े साइज पे स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। स्टेबल है डोनेट नहीं करेगा, अनस्टेबल है डोनेट कर देगा। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? जैसे कुछ भी नहीं दिया है तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वही हो गया बेसिक स्ट्रेंथ वाला डीएम, मतलब ये और पोलर एप्रोटिक सेम होने वाला है। जैसे अगर सॉल्वेंट दिया है तो साइज के पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, अगर एप्रोटिक है तो बेसिक स्ट्रेंथ मतलब अनस्टेबल है ना, तो आसानी से डोनेट करेगा, और जो स्टेबल है ये वाला वो डोनेट नहीं करेगा। यानी कि कुछ भी नहीं दिया है और एप्रोटिक दिया है, दोनों को ऑर्डर सेम होने वाला है। सर प्रोटिक में साइज मतलब सॉल्वेटेड साइज नहीं, प्रोटिक में साइज मतलब नॉर्मल साइज। ठीक है भी? क्लियर हो गया? एकदम मजा आ गया? चलो कई लोग कह रहे हैं रोला कट गया, आओ यहां आओ। अब ये तो मुझे पता नहीं है रोला कट गया का मतलब क्या होता है। कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी करना है आपको यहां पे। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। चलो मान लो मैं लिखता हूं यहां पे DMA और यहां पे लिख देता हूं मैं, चलो मान लो RCOOH। अब बताओ व्हाट विल बी द आंसर। और फिर लास्ट वाले में कुछ भी नहीं लिखा है, लास्ट वाले में कुछ भी नहीं लिखा। आ जाओ तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, अगर एप्रोटिक है तो एप्रोटिक है मतलब आपके पास साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे आपके पास पोलर प्रोटिक है, इन दैट केस वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आई होप इट इज क्लियर। आपको NH3 का साइज कैसे पता? अरे भाई नाइट्रोजन का साइज देखा मैंने, फिर फास्फोरस का साइज देखा मैंने। ठीक हो गया? चलो यहां पे आओ। अब ये क्या है? ये भी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, बट ध्यान देने वाली बात ये है कि सर ये पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और पीरियड में सॉल्वेंट नहीं दिया है तो कैसे देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो आपके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा, वो डोनेट नहीं करेगा। क्लियर है? आगे बढ़े। कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। कोई भी सॉल्वेंट नहीं दिया आपको, न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है। किसमें ज्यादा होगा? ए में कि बी में? ए में ज्यादा होने वाला है या बी में ज्यादा होने वाला है? टेक 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स एंड 30 सेकेंड्स। 10 सेकेंड सब में लो, 30 सेकेंड्स लो और फिर क्वेश्चन को करो। वाह, हो गया? ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब जैसे ही आप यहां आओगे तो बेटा आपके पास आ रहा है CH3O माइनस और ये O माइनस, बेंजीन O माइनस। कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी CH3O माइनस एंड बेंजीन O माइनस। कंपेयर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या होगा? A ग्रेटर देन B या B ग्रेटर देन A? सर यहां पे हो जाएगा आपके पास A ग्रेटर देन A। रीजन, ये वाला जो O माइनस है वो रेजोनेंस में बिजी हो जाएगा, डोनेट नहीं कर पाएगा। या रेजोनेंस नहीं हो रहा है, आसानी से डोनेट हो जाएगा। आप इसको टेक्निकल टर्म्स में करते हो कि यहां जो O माइनस का जो चार्ज है वो लोकेलाइज्ड है, एक जगह बैठा हुआ है, आसानी से डोनेट हो जाएगा। ये जो O माइनस है वो पूरे रिंग में घूम रहा है, यानी कि रेजोनेंस कर रहा है। इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं ये डीलोकेलाइज्ड चार्ज है, यानी कि घूम रहा है, डोनेट ही नहीं हो पाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहां आ जाओ। व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी? यहां पे आपके पास CH3O माइनस है, NO2 के साथ O माइनस है। व्हाट विल बी द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर?
क्या होने वाला है, ए है कि बी है? अरे भैया ये -m से खींचेगा तो ये डोनेट नहीं कर पाएगा, ये +m से डोनेट और करेगा, देगा और, तो ये हेल्प कर रहा है। वैसे भी हमने पढ़ा है बेसिक स्ट्रेंथ या न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m + h + i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -m - h - i। अच्छा दूसरे वाले में आइए, किसका ज्यादा होगा, ए का कि बी का? दूसरे वाले में 1 2 ऊपर 1 2 किसका ज्यादा होगा? तो ये सर आपके पास लेफ्ट में एरोमा आ रहा है, क्या आ रहा है, एरोमा। एरोमा का मतलब एरोमेटिक, और ये वाला आ रहा है 2 और 2 4, ये एरोमा है और इधर एंटी है, एंटी एरोमेटिक है। ये एक तरफ मां है और एक तरफ आंटी है। एरोमेटिक स्टेबल होगा सर, ये डोनेट नहीं कर पाएगा, ये अनस्टेबल है, डोनेट कर पाएगा। तो जो स्टेबल है वो डोनेट, ये स्टेबल है ये वाला, तो डोनेट नहीं कर पाएगा, अनस्टेबल है डोनेट कर देगा। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बोल दो हाँ या ना, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बोल दो हाँ या ना, एकदम सही है। चलो नेक्स्ट, यहां पे आ जाओ, टेक 20 सेकेंड्स इन दिस स्लाइड एंड डू द क्वेश्चन। 20 सेकेंड चाहिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, क्लियर है? आइए नेक्स्ट आप आओगे, सर ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है, कौन न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा? भैया न्यूक्लियोफाइल चार्ज ज्यादा होता है। यहां पे आइए, एक न्यूट्रल है ये वाला और ये चार्ज है, तो चार्ज की न्यूक्लियोफिलिसिटी, चार्ज का न्यूक्लियोफाइल डोनेटिंग पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल वंस। ये बड़ा इजी वाला सवाल है, पॉइंट नंबर 1 से सॉल्व हुआ, बस इतना ध्यान रखना है। चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियोफाइल पे बड़ा पकड़ हो गया आपको, हो गया ना, न्यूक्लियोफाइल पे पकड़ हो गया। अब अभी आपको मैंने लिविंग ग्रुप के क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन लिविंग ग्रुप का क्वेश्चन आप करोगे कैसे? सोचोगे क्या लिविंग ग्रुप के बारे में? पहली बार में लिविंग ग्रुप के मन में क्या आ रहा है? आप लिविंग ग्रुप कौन होगा? तो लिविंग ग्रुप वो होंगे जो बेस कमजोर हो। अब ये भी पढ़ाया था, लिविंग ग्रुप आर वीक बेसिस बट न्यूक्लियोफाइल्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। लिविंग ग्रुप आर वीक बेसिस, अरे भाई जो छोड़ के जा रहा है लिविंग ग्रुप, वो वीक था, कमजोर था, तभी तो छोड़ के जा रहा है। याद करने का तरीका, तो लिविंग ग्रुप कमजोर बेस छोड़ के जा रहा है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल है वो बॉन्ड बनाने जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाने जा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है तभी तो बॉन्ड बनेगा। भाई मजबूत है तो बॉन्ड बनेगा, और अगर कमजोर है तो बॉन्ड टूटेगा। मजबूत का बॉन्ड बनेगा, कमजोर का बॉन्ड टूटेगा। अगर लिविंग ग्रुप आ जाए क्वेश्चन में, तो लिविंग ग्रुप बेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, अभी अभी पढ़ा के दिखाया था आपको। लिविंग ग्रुप कौन होते हैं? वीक बेस। अच्छा, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में क्या लगाओगे? चलिए बेस वेस तो देख लोगे, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में क्या लगाओगे? हाँ, तो लिविंग ग्रुप वो अच्छे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। लिविंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज एनायन। ठीक है बच्चों, नेगेटिव चार्ज एनायन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज एनायन, दैट इज द बेसिक स्ट्रेंथ का स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज एनायन का। लीव सबस्ट्रेट, हाँ बहुत बढ़िया, बेसिक स्ट्रेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल या स्टेबिलिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज एनायन। अब जैसे मान लीजिए आपके पास लिविंग ग्रुप का क्वेश्चन नहीं है क्या? एक बार देख लें दो। ओएमई वाला यही है, कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अपन यहां पे क्वेश्चन है इसके, ये दोनों स्लाइड हटा देते हैं। कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं है, कंपैरिजन ऑफ बेस लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल कंपेयर नहीं करना है आपको, कंपैरिजन ऑफ द लिविंग ग्रुप आपको करना है। इन 3 क्वेश्चन में आपको लिविंग ग्रुप के कॉन्सेप्ट बनाने, फिर आगे और क्वेश्चन कराऊंगा। चलो आपके पास 3 क्वेश्चन यहां लिखे हुए, कंपैरिजन ऑफ लिविंग ग्रुप करना है। पहले वाले में लिविंग ग्रुप कौन अच्छा होगा? तो जिसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल है वो लिविंग ग्रुप अच्छा है, या फिर दूसरे लैंग्वेज में जो बेस कमजोर है वो भी लिविंग ग्रुप अच्छा है। तो नेगेटिव चार्ज किसका स्टेबल है? अगर तुमने बोला F- में सर फोड़ दूंगा, भाई ये ग्रुप है, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली थ्योरी नहीं चलती है। ग्रुप में आपको बेटा I-, बेटा यहां पे साइज, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, नेगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, ये होगा I-। 4 3 2 1 इज द लिविंग ग्रुप। अब चलो दूसरे मेथड से भी कर लो ना यार, बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा ऑर्डर आएगा, तो बेस तो ये अच्छा है,
स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छा है, ज्यादा डोनेट होगा, बेस ये अच्छा है, तो लिविंग ग्रुप ये कम हो गया। तो दोनों आंसर, दोनों से भी सेम आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। नीचे आ जाओ, यहां भी O माइनस डोनेट करेगा और सेकंड वाले कंपाउंड में भी O माइनस डोनेट करेगा। तो अगर दोनों जगह O माइनस डोनेट करेगा तो किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो? यहां देखो, ये जो CF3 है ये माइनस आई लगा रहा है, ये माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, लेकिन ये देखो ये हेल्प कर रहा है डोनेट करने में, ये CH3 प्लस आई लगा रहा है और प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होता है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ये माइनस आई लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, ये खींच लेगा, ये डोनेट नहीं कर पाएगा। 2 greater than 1 हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। नेक्स्ट यहां आ जाओ, O मिथाइल और NO2 दोनों की बात कर लो, 10 सेकंड ले लो, आराम से कर लो। तो देखो उसमें भी O माइनस डोनेट कर रहा है, अच्छा, इसमें भी O माइनस डोनेट कर रहा है, अच्छा, लेकिन वहां पे प्लस M लग रहा है, लेफ्ट वाले इस केस में प्लस M लग रहा है, और जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है, लेकिन ये माइनस M ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, डोनेट नहीं हो रहा, लेकिन ये अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखोगे हमने यही तो गलती करते हैं सब लोग, यही तो गलती करते हैं। यस बेटा, हमने बेसिक स्ट्रेंथ कर दिया, बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा ऑर्डर आता है लिविंग ग्रुप। अभी अभी लिख के आए थे, लिविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, लिविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। यहां हो, अब बेसिक स्ट्रेंथ भले ही ज्यादा है, बट लिविंग ग्रुप तो उल्टा ऑर्डर होगा ना, तो आपसे लिविंग ग्रुप पूछा हुआ है, एंड देयरफॉर यही आपके पास चमकेगा। अरे दादा, ठीक है, देयरफॉर यही आपके पास चमकेगा, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर। बेस ये अच्छा है, बट उसका उल्टा करोगे तब तो लिविंग ग्रुप आएगा। बेस ये अच्छा है, बट उसका उल्टा करोगे तो लिविंग ग्रुप आएगा। वैसे चेक कर लो, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से, माइनस चार्ज नेगेटिव आई को स्टेबल कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर रहा है, प्लस चार्ज अनस्टेबल कर रहा है, माइनस एम स्टेबल कर रहा है, प्लस एम अनस्टेबल कर रहा है, तो दोनों ही रूल से सेम आंसर आ रहा है। तो लिविंग ग्रुप जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस स्टेबिलिटी आ जाएगा। चलो भाई, तो यहां तक आपके क्या बने हैं बच्चों? बेस बना है। अभी यहां तक क्या बने हैं? वही तो सर, हाँ, अपोजिट नहीं, मैं तो चेक कर रहा था आपको लगा के। तो यहां तक आपको आके एक चीज पता लगी होगी कि सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है। यहां तक आके आपके पास एक चीज पता लगी है कि व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी क्वेश्चंस के बारे में ना सोचना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? जैसे मान लो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। पहली बात तो एक अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा? अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो अगर RX पर डोनेट कर दे, तो अगर अच्छा लिविंग ग्रुप है, यानी कि गुड लिविंग ग्रुप अगर आपके पास है, तो आसानी से टूट जाएगा। और आपके पास सॉल्वेंट भरपूर मात्रा में हो, अब पोलर प्रोटिक भी होगा, पोलर एप्रोटिक भी होगा, हर केस में अलग अलग होगा, तो आपके पास बेटे RNU बॉन्ड बनेगा, और फाइनली लिविंग ग्रुप जो है स्टैंड अलोन स्टेबल नेगेटिव चार्ज बनेगा। फुल्ली क्लियर हो गया है? चलिए डाउट बॉक्स देखिए, देख लेते हैं भाई, आपका मन भी रख जाता है। 40 लोगों ने पूछ लिया है डाउट बॉक्स में। ये क्या भेज रहा है यार? ये रकीब मंडल अपनी फोटो भेज रहा है, क्या करूं मैं इसका? क्या करूं मैं? ये देखो, ये किसी स्मार्ट लोगों का फोटो है यार। ये किसका फोटो भेज दिया इसने? बहुत ही कोई स्मार्ट लग रहा है यार, आई डोंट नो। ये देखो जरा क्या फोटो भेज रहा है ये अपने बगीचे में बैठा हुआ है, पढ़ नहीं रहा है, बगीचों की फोटो भेज रहा है ना? चलो नाइस, थैंक यू। चलो नेक्स्ट, यहां पे आओ। हो गया? तुम हंसी मजाक करते रहते हो यार इधर, तुम हम क्या ही बताऊं मैं तुमको। इधर आओ। अब देखो, ये रिएक्शंस की आपको प्रोडक्ट लिखना है, मतलब 9th क्लास का बच्चा भी लिख देगा, बट फिर भी बेस बनाना है तो पहले धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। बेस बनाने के लिए इन क्वेश्चंस करने की जरूरत है। आओ, ये RX है और ये NaOH है, ठीक है भाई। मुझे अल्काइल हैलाइड दिख रहा है और मुझे न्यूक्लियोफाइल भी दिख रहा है। दिख रहा है क्या? मुझे अल्काइल हैलाइड दिख रहा है और मुझे न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है। क्या बनेगा? तो सर न्यूक्लियोफाइल आएगा, X को हटाएगा, बॉन्ड बनाएगा। न्यूक्लियोफाइल आएगा, X को हटाएगा और बॉन्ड बनाएगा। अब जो X को हटाएगा वो Na के साथ जाएगा, जो X को हटाएगा वो Na के साथ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। मुझे लगता है समझ आ जाएगा। बताइए क्लियर? कोई प्रॉब्लम?
तुम्हारा डाउट देखने के चक्कर में चैट गायब हो गया। चलो अब आ जाओ यहां पे। हाँ यहां पे आ जाओ, HOH है। HOH में भी आपके पास सेम केस है। सर मेरे को न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, X माइनस हट जाएगा, ROH बन जाएगा। बहुत बढ़िया हो गया, ROH बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, X माइनस हट जाएगा और H प्लस जुड़ जाएगा, तो आपके सामने HX बन जाएगा। क्या आपको समझ में आ जाएगा? तो आपके पास समझ में भी आ जाएगा। कतई जहर हो गया है। बहुत बढ़िया बेटा, जहर है, खाना नहीं है बस। ये देखो आपके पास Na प्लस और OR माइनस है। क्या ये OR माइनस तो है? क्या आपको बेस दिख जाएगा? हाँ। क्या ये बेस R के पास आ जाएगा? अच्छा, अगर ये बेस R के पास आ जाएगा तो आपके पास ROR हो जाएगा, ROR हो जाएगा। क्या ये X माइनस जाएगा? X माइनस चला जाएगा, Na प्लस के साथ जुड़ जाएगा, तो X माइनस चला जाएगा, Na प्लस के साथ जुड़ जाएगा, NaX हो जाएगा। जैसे यहां पे देख लिया जाएगा कि यहां पे बच्चों I माइनस हो जाएगा। I माइनस क्या आएगा? R के पास आएगा, R माइनस आ जाएगा और R प्लस पे I माइनस जुड़ जाएगा, RI बन जाएगा। क्या यहां से X माइनस निकल जाएगा? क्या X माइनस निकल जाएगा तो वो Na के साथ जुड़ जाएगा, तो NaX बन जाएगा। क्या आपको यहां तक समझ आ जाएगा? ये बहुत ही छोटी सी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की छोटी सी एक क्लास थी, वो मैंने कराई। जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे मान लीजिए अभी SN1 स्टार्ट करने से पहले यहां पे आते हैं। SN1 स्टार्ट करने से पहले कुछ 3 सवाल है, 10-10 सेकंड लीजिए और इन तीनों सवाल को कर जाइए। क्या यहां पे आपको I माइनस दिख जाएगा? बहुत बढ़िया। अगर I माइनस दिख जाएगा तो क्या R प्लस भी दिख जाएगा? R प्लस भी दिख जाएगा, तो I माइनस आ जाएगा, R प्लस के पास आ जाएगा और RI बना लेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी को कहा जाएगा। तो जब RI बन जाएगा तो X माइनस निकल जाएगा, X माइनस जो है वो Na प्लस के साथ चला जाएगा और NaX बन जाएगा। मुझे लगता है समझ आ जाएगा। तो गाइस NH3 वाला आप बताओगे, गाइस NH3 वाला आप बताओगे कैसे बन जाएगा? इसमें आपको मुझे बस न्यूक्लियोफाइल बताना है। बड़े अच्छे 2 सवाल हैं, लगता बेस है बट इसमें भी न्यूक्लियोफाइल है, बताऊंगा। लेकिन पहले आप अपना जो दिमाग नहीं है उसको कोशिश कर लो। वैसे तो नहीं है दिमाग, बट फिर भी कोशिश करने का मौका तो मिलना चाहिए। गाइस तो ये क्वेश्चन में न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है गाइस? तो गाइस मैं न्यूक्लियोफाइल दिखाता हूं आपको, क्या होगा? सर यहां पे आपको बड़ी सिंपल है गाइस, NH2 माइनस बन जाएगा। गाइस NH2 माइनस और H प्लस में टूट सकता है क्या गाइस? तो बेस को जब आपको न्यूक्लियोफाइल बनाना हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड प्लस देते हैं। बेस को जब भी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में तोड़ना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड माइनस और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड प्लस। चलो तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा गाइस? न्यूक्लियोफाइल क्या R प्लस पे जुड़ जाएगा गाइस? तो आपके पास गाइस RNH2 बनता हुआ नजर आ रहा है गाइस ये X माइनस निकलेगा और H प्लस के साथ चला जाएगा, तो बेटा कुछ कुछ होगा और HX बन जाएगा। कुछ कुछ होना ही है बेटा, यही जिंदगी है। नेक्स्ट आइए गाइस, यहां पे क्या बन जाएगा गाइस? तो गाइस आपके पास दिख रहा होगा RNH माइनस बन जाएगा गाइस, और आपके पास दिख रहा होगा H प्लस बन जाएगा गाइस। RNH माइनस बन जाएगा गाइस और H प्लस बन जाएगा गाइस। तो गाइस ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा गाइस, और न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा गाइस तो R प्लस पे आके जुड़ जाएगा गाइस। तो आपके पास देखोगे R जो है वो NH के साथ तो पहले से जुड़ा था, ये दूसरी बार जुड़ गया सर। तो गाइस X माइनस जो निकलेगा गाइस वो H प्लस के साथ चला जाएगा गाइस, और आपके साथ HX बन जाएगा गाइस। गाइस क्लियर है गाइस? गाइस देखो गाइस मैंने ये क्वेश्चन कर लिया गाइस। गाइस इस क्वेश्चन के बाद अब मैं जा रहा हूं अगले स्लाइड पे गाइस। तो गाइस अगले स्लाइड पे फिर से 2 क्वेश्चन है गाइस। अब मैं गाइस इस साइड मुड़ जाता हूं गाइस। तो गाइस अब मैं इस मुंडे के बाद इस क्वेश्चन को देखता हूं गाइस। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपकी तरफ देखता हूं गाइस, और आपकी देखने के बाद मैं चैट में देखता हूं गाइस कि क्या आप समझ पा रहे हैं गाइस, क्या इसका जवाब आप दे पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। एनसीईआरटी जब आप अल्काइल हैलाइड खोलेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा बेटा एक भी क्वेश्चन, एक भी पॉइंट एनसीईआरटी से छोड़ेंगे नहीं। टेंशन नको, एनसीईआरटी से पढ़ो, सवाल पढ़ो, मजा आएगा। आइए क्या हो जाएगा गाइस, समझो गाइस क्या कह रहा हूं ये गाइस, समझो गाइस,
So many guys. Yes, so many guys. हाँ, विधि का विधान है. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. ला 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 ला. गाइस रुको गाइस. एक गाइस. हे गाइस, गाइस. गाइस कुछ संकल्प दिवस का गाइस आया है. गाइस एक इवेंट होगी संकल्प दिवस गाइस, तो उसमें भी आपको आना है गाइस, सब लोगों को. ठीक है, पूरे परिवार के साथ आना है. सब परिवार आपका स्वागत है गाइस, है ना. आइए. क्या कह रहे हैं? इतना मैसेज. हाँ यार वो मैसेज, अरे भाई मैं मैसेज खोलता हूं ना मेरे व्हाट्सएप में, आप देखोगे कम से कम 600 मैसेज है. 600 प्लस 100 मैसेज. मैं भूल जाता हूं, मैं चाह के भी रिप्लाई नहीं कर पाता, वो इतना नीचे चला गया ना यार. अभी मैं खोला, बस नेट ऑन किया हूं मैं, देखो क्या कर टन 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 करके माइज आता है. क्या करोगे? आरएनसी और आर कब है गाइस ये नहीं पता है गाइस, इसका भी डेट फिक्स शायद नहीं हुआ है गाइस. तो जैसे ही डेट फिक्स हो जाएगा गाइस मैं आपको बता दूंगा गाइस. ठीक है, सारे लड़कियों के मैसेज हैं. ये देखो भाविका गौतम, कितनी शैतान लड़की है, आप समझ सकते हो तुम इससे, कितनी शैतान लड़की है. हम सोचते हैं कि यार लड़कियां थोड़ी ना इस टाइप की कमेंट करेंगी, लड़कियां तो सीधी होती हैं, बेचारी पढ़ती हैं अपना आराम से. लेकिन ये देखो, ये धब्बा है लड़कियों तुम्हारे नाम पे. ये भाविका गौतम देख रहे हो, कह रही है कि लड़कियों का मैसेज है सर आपके पास. तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास लड़कियां मैसेज करेंगी? भाई शादी में बुलाना, अरे यार ये लवली मैम कौन है मुझे तो बताओ. तुम लोग जो लिख देते हो यार लवली मैम है, लवली मैम है, मुझे तो बताओ. पिछले 3 साल से चल रहा है कि सर लवली मैम का फोन आया, लवली मैम का मैसेज आया. मैं एक बार सेमिनार में गया तो सारे लोग अपना मोटिवेशन दे रहे हैं, जबरदस्त, अरे मस्त पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. जब मैं माइक लेने गया यार उधर से शोर हो रहा है, हो वीटी सर आ गए, लवली मैम, लवली मैम. मैंने कहा भाई तुम लोग हमसे पढ़ते हो या लवली मैम देखने आए हो? हद हो गया बेटा, हद हो गया. मतलब क्या ही करेंगे, बिकॉज यू आर हैंडसम. ओफ, ये हमारी उम्र की लड़कियों को जाके बता दिया करो तुम. ठीक है, अगर आ जाए तो हमारा भी भला हो. इधर आओ. खैर मजाक से हटके, KCN जो है बेटा ये आयोनिक कंपाउंड है. ठीक है ना. ये देखो मेटल से बना हुआ है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है. मेटल नॉन मेटल के पीछे बना हुआ बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है. बहुत बढ़िया है सर. अब चूंकि मेटल और नॉन मेटल में बना हुआ बॉन्ड है तो आयोनिक बॉन्ड है, क्या बनेगा? K प्लस और Cn माइनस बनेगा. तो ये Cn माइनस जो है बेटे वो R प्लस पे अटैक करेगा. न्यूक्लियोफाइल बन गया. न्यूक्लियोफाइल जो गाइस RCN से जुड़ जाएगा गाइस. न्यूक्लियोफाइल जो है वो RCN से गाइस जुड़ जाएगा और आपके पास जो लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है वो K प्लस के साथ जुड़ गया. तो जो लीविंग ग्रुप है बेटा वो KX बन गया. ठीक है, तुम हमारे लिए रिश्ता ढूंढो सारे लोग. ठीक है, मैं कर लूंगा शादी. तुम पूछते हो ना शादी कब है, शादी में बुलाओगे कि नहीं, तो तुम बता दो, हम कर लेंगे शादी. अच्छी होनी चाहिए, है ना, मतलब खूबसूरत होनी चाहिए बहुत, ऐसा देखने में लगे अरे यार मजा ही आ जाए, वैसा टाइप कुछ. ठीक है, आप लोग ढूंढ लो, मैं कर लूंगा. मैं ऐसा पहला मास्टर बनूंगा जिसके बच्चे शादी करा रहे हैं, कर लूंगा मैं. चलो ठीक है, बट आइडेंटिफाई अ न्यू वन, गुड वन. मतलब ये नहीं छपरी हरकतें मत करना कि यू टैग कर दिया उसे वहां जाके कि सर ये देखो मैंने ढूंढ लिया. ये सब नहीं, ये सब नहीं. ठीक है, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ. AgCN में सर ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, तो क्या हो जाएगा सर? ये कोवलेंट है. अब आयोनिक बॉन्ड तो आयंस में टूट जाता है, बट कोवलेंट बॉन्ड टूट नहीं पाएगा. तो क्या होगा सर? कोवलेंट बॉन्ड अब ये टूट नहीं पाएगा. ये Ag प्लस में और Cn माइनस में नहीं टूट पाता. आयनिक बॉन्ड आयन में टूटता है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटता. चलो भाई, अब कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटेगा तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, वो लोन पेयर R को जाके अटैक करता है. क्या बनेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर R को जाके अटैक कर. ठीक है, और फाइनली आपके पास जब कार्बन के 5 बॉन्ड ना बन जाए इसलिए X माइनस रिलीज करता है और X माइनस जो है वो AgX बना लेता है. ठीक हो गया. कैसी लड़की चाहिए बेटा? लड़की चाहिए बस. कैसी का क्या मतलब होता है? ये थोड़ी बोलूंगा कि हाँ उसका नाक 2 फीट निकला होना चाहिए,
उसकी आंखें 4 फीट की होनी चाहिए, उसका शक्ल इतना बड़ा होना, ये थोड़ी बोल सकता हूं मैं यार। लड़की होनी चाहिए और हाँ सांस लेते हुए जिंदा मिलनी चाहिए, बस इतना ही ख्वाहिश है। तुम और क्या सोच रहे हो तुम? इधर आओ। हाँ ये देखो, बस जिंदा होनी चाहिए। अरे भाई ये भी लड़की है ना, श्रेयांश ये लड़का है। चलो मैं सोच रहा हूं कि चलो ऐसे कमेंट अब लड़के कर रहे हैं तो थोड़ा सा है कि लड़के चलो शैतानी है। चलो ये कह रहे हैं देखो, अरे यार सही में पूछने लगे ये तो, इंटरकास्ट चलेगा? नहीं, मेरे घर पे अलाउड नहीं है, तो मैं अपनी खुशी के लिए अपने पेरेंट्स की खुशी को कुर्बान नहीं कर सकता हूं। तो आई कैन सैक्रिफाइस माई हैप्पीनेस ओवर माई पेरेंट्स हैप्पीनेस। तो मैं पेरेंट्स बहुत नाखुश हो जाएंगे अगर मैं इंटरकास्ट कर लिया। वैसे बताएंगे नहीं मुझे, जताएंगे नहीं, बट मुझे पता है कि वो अंदर से वैसे हो जाएंगे, डिमोरलाइज फील करेंगे, वो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, सेम कास्ट। कौन सी कास्ट के हो? अरे भाई हम भूमिहार नहीं बेटा, ब्राह्मण है, तिवारी, आई एम ब्राह्मण। ठीक है, और ब्राह्मण फैमिली। ठीक है, अब बताओ, कुंडली भेजिए। कुंडली की जरूरत नहीं, खुद तुम हमें लड़की भेजो फिर हम कुंडली भेजते हैं। ठीक है ना? हद है। चलो इधर आओ यार, तुम कैसी बातें कर लेते हो यार। KNO2 की बात करते हैं। अब KNO2 की बात कर लो। चलो आ जाओ सब लोग यहां, बताओ यार। चलो यहां पे देयर इज एक्सेप्शनल ऑर्डर। इसको बेटा आपको याद करना पड़ेगा, एक्सेप्शन है, इसमें उल्टा चलता है। भले ये आयनिक है बट यहां पे बनता है आपके पास RONO एंड डबल बॉन्ड O ये, और यहां पे आपके पास RNO2। ठीक है, ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है। RNO2 KX बन जाएगा ऊपर और AgX बन जाएगा नीचे। ये NCERT कुछ रिएक्शंस हैं, तो SN1 SN2 स्टार्ट होने से पहले हमने करा दिया। नेक्स्ट, जैसे ही आपके पास हुआ AgX और KX, नेक्स्ट आ जाओ आपके पास ये हो गया फिनिश। अब आपके पास क्या डिलीट कर दिया मैंने, एक सेकंड रुको ना, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। अब ये देखो, चलो अगर आपके पास RX में रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया जाए तो क्या रिएक्शन होगा? RX में अगर आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी होती है बेटा H माइनस। H माइनस जो है वो R प्लस पे अटैक करता है, H माइनस जो है वो R प्लस पे अटैक करता है और आपके पास RH बन जाता है। और फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा? लिथियम प्लस X माइनस के साथ LiX बन जाएगा। Al और X3 आपके सामने AlX3 बन जाएगा। बोलो ठीक है? चलो आ जाओ। जैसे मान लीजिए आपके पास ये Rm ना लिखा हो और आपके पास यहां लिखा हो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, मेटल से बॉन्ड है तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट आएगा। मान लो आपके पास लिखा हो R1MgX, R1MgCl ले लो, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड हमेशा R माइनस देते हैं, तो R माइनस R से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा आपके पास? R1 बॉन्ड बनेगा, माइनस ने प्लस को अटैक किया। फाइनली आपके पास देखोगे Mg में ऑलरेडी Cl से बॉन्ड बना हुआ है, दूसरा बॉन्ड हैलोजन से बन जाएगा एंड दिस इज द बॉन्ड। चलो डिनचेक पूजा से कर लो। ओके ठीक है, तुम्हारी पसंद कैसी है मुझे पता चल गया है, तुम बिल्कुल भी मुझे रिकमेंड ना करो। अब मैं आज SN1 SN2 तो नहीं करा पाऊंगा, तो ये आपका अगले वीक में ही जाएगा नेक्स्ट, क्योंकि टाइम हो गया है। तो ये टाइम खींच रहा है, बट SN1 SN2 E1 E2 अब आपके पास अगले 2 लेक्चर और होंगे। तो अभी रेट ऑफ SN, पहले SN1 पढ़ाऊंगा, उसके बाद रेट ऑफ SN1 वगैरह के क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं SN2 पढ़ाऊंगा मैकेनिज्म के साथ, फिर SN2 के रेट के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके पास SN1 SN2 के क्वेश्चंस आपके पास भर के हैं। ठीक है, SN1 SN2 को बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, आज इतना तक रखते हैं, फिर करते हैं कल। ठीक है, हाँ क्या है, मांगलिक हो कि नहीं? आई एम मांगलिक, आई एम मांगलिक, आई एम मांगलिक, यस। आप लोग ये जानते हो ये सब टर्म्स, छोटे हो इसलिए पूछ रहा हूं मैं, मेरे को तो अभी पता लगा कुछ साल पहले कि मैं मांगलिक हूं, तो मैं मांगलिक गाय, यस। चलो भाई, थैंक यू सो मच। मजाक से हटके पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते खेलते रहिए। और एक चीज मैं आपको बहुत मार्मिक बताना चाहता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उसमें हिस्सेदारी लेने 1000 लोग आ जाएंगे कि मेरा पढ़ाया है, मेरे से पढ़ा है, मैं पोस्टर पे नाम छापूंगा, मैं ये करूंगा। अगर आप गलती से भी 2 नंबर से भी रह गए ना, कोई 1 मिनट का टाइम देने नहीं आएगा। यही है एजुकेशन का रिवॉल्यूशन बेटा, जो ऑनलाइन में हुआ है, इसी को आपको समझना है। बहुत ज्यादा क्रांति हो गई है और वो क्रांति से बस पैसा बन रहा है। तो अगर आपको अपने बारे में सोच रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा कर जाओगे लाइफ में। अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, सिलेक्शन हो गया
हिस्सेदारी 100 लोगों की होगी। सिलेक्शन नहीं हुआ, सब पल्ला झाड़ लेंगे। यही इस समाज का नियम है बेटा। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, तो 10,000 लोग हैं, मेरा भांजा है, मेरा बेटा है, मेरे खानदान का है, मेरे गांव का है, मेरे शहर का है, मेरे कोचिंग का है, 1000 लोग उसमें से हिस्सेदारी निकालने आएंगे। लेकिन अगर आपके पास किसी दिन सक्सेस नहीं है, पैसे नहीं है, कोई पूछने नहीं आएगा, ये बात सच्चाई है। हर लोग अपने मतलब से आपसे रिश्तेदार हैं। कोई भी बिना मतलब का रिश्तेदार नहीं है। बिना मतलब का एक इंसान जो आपके लिए जिंदगी जान दे सकता है, वो है आपके मम्मी पापा, आपके मदर और फादर। आपके पास कुछ नहीं है तब भी वो हैं, बहुत कुछ है तो भी वो हैं। हिस्सेदारी कभी नहीं मांगेंगे, बस वो सामने खड़े रहेंगे, यहां मेरे बेटे को, मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खैर, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।